हाँ, हम लोग वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे थे, तो इसमें कार्यों के बारे में मैंने बताया था। एक तो प्रशासनिक कार्य है और एक क्रियात्मक कार्य। प्रशासनिक कार्यों को निर्णयात्मक भी बोलते हैं और प्रशासनिक भी बोलते हैं। क्रियात्मक को दैनिक भी बोला जाता है। तो हमने प्रशासनिक या निर्णयात्मक कार्य पढ़ लिए थे और अभी हम पढ़ने वाले हैं दैनिक या क्रियात्मक कार्य। दैनिक या क्रियात्मक कार्य का मतलब होता है कि जो रूटीन वर्क है, हम डेली बेसिस पर करते हैं, तो वो कार्य दैनिक कार्य कहे जाते हैं। क्रियात्मक मतलब निर्णयात्मक, जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो क्रियान्वित कार्य हो गए। ठीक है, तो वित्त प्राप्ति एवं भुगतान का लेखा रखना यानी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है उसमें क्या होता है कि जो भी आय व्यय हुआ है उसका ब्यौरा तैयार किया जाता है। इसमें तीन चीजें मुख्य तौर पर मेंशन की जाती हैं। एक तो एक वित्त वर्ष हो गया कि वित्त वर्ष कौन सा है। दूसरा आय व्यय का ब्यौरा, कितनी आय हुई, कितना व्यय किया गया, और वो जो आय व्यय है वो किन किन उद्देश्यों में किया गया, कहाँ से हमें आय हुई और कहाँ व्यय हो गया। तो ये सारी चीजें मेंशन करके हम जो है अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं। और इसी आधार पर फिर अंकेक्षण या लेखा परीक्षण होता है, जिसको हम ऑडिट बोलते हैं, है ना। अगर लेखांकन का काम सही ढंग से नहीं होगा तो लेखा परीक्षण का काम सही प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो लेखा परीक्षण को सही ढंग से करने के लिए लेखांकन का काम प्रॉपर तरीके से कराया जाता है। और ये काम जो है खुद विभागों का होता है। खुद विभाग चूंकि उनके पास इनकम होती है, उनके द्वारा व्यय किया जाता है, उनके पास डेटा होता है, तो वो उस डेटा के आधार पर आय तथा व्यय का ब्यौरा तैयार करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लेखांकन। लेकिन इसके लिए उसका एक प्रपत्र भेजा जाता है। उसके लिए लेखांकन तैयार करने के लिए, लेखा तैयार करने के लिए एक प्रपत्र जो है सीएजी के कार्यालय से इनको भेजा जाता है ना। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि ये जो फॉर्म है, ये प्रपत्र है या ड्राफ्ट है, उसको तैयार करने का जो काम है वो राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श से ऐसा करते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। आर्टिकल जो 50 है वहां पर लिखा हुआ है कि केंद्र तथा राज्यों की लेखाओं का जो प्रारूप है उसको राष्ट्रपति सीएजी के परामर्श से तैयार करेंगे, ऐसा वहां पर मेंशन किया गया है। तो उस प्रारूप के आधार पर, उस ड्राफ्ट के आधार पर ही जो है जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, अपना अपना लेखा तैयार करते हैं और उसको जो है सीएजी के पास भेज देते हैं। और एक सीजीए के पास भी भेजा जाता है। एक उसकी जो कॉपी है वो सीजीए के पास भेजी जाती है, जिसको हम कहते हैं महालेखा नियंत्रक। और एक कॉपी जो है वो सीएजी के पास भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ऐसा होता है। फिर वो जो सीएजी है उसकी जांच करता है, उसका लेखा परीक्षण करता है ना। तो ये पहला पॉइंट मैंने बताया है कार्य से रिलेटेड। इसके बाद आता है वित्त संबंधित प्रपत्रों की तैयारी। जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, उनको जो है तैयार किया जाता है, जिससे आगे कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है या कुछ भी होता है, तो उनको जो है आप दिखा सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने जीएसटी नहीं लिया है तो छापा पड़ सकता है, या इनकम टैक्स फाइल आपने आईटीआर नहीं भरा है, उसका आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इनकम टैक्स का आपको छापा झेलना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह की ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इस तरह के प्रपत्र होते हैं जिनको तैयार करना होता है। आय व्यय से रिलेटेड जो है कोई भी फर्म है, कोई भी उद्यम है या कोई भी संगठन है, उसको जो है ये सारे जो प्रपत्र हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हमेशा रेडी रखना पड़ता है। कभी भी उनकी जरूरत पड़ सकती है। कोई भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, ये आ सकते हैं, ये मांग सकते हैं आपसे। तो ये सारी चीजें जो है बिल्कुल रेडी रखी जाती हैं। उसको बोलते हैं वित्त संबंधी प्रपत्र। आई बात समझ में? वित्त संबंधी प्रपत्र मतलब आईटीआर से संबंधित डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जीएसटी संबंधी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, है ना, जिसमें जो है
पूरा ब्यौरा रहता है कि भाई हमें कितनी इनकम हुई है, कितना हमने टैक्स दिया है, कितना हमारा खर्च हुआ है। ये सारा जो ब्यौरा होता है उसको हम कहते हैं वित्त संबंधी प्रपत्र या डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म। उधार वसूली की व्यवस्था, उधार वसूली की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाती है। किसी संगठन द्वारा उधार दिया गया है या उधार लिया गया है, ये यहाँ पर उधार दिया गया है उसकी बात हो रही है, लेकिन वो उधार लेते भी हैं, भाई उधार दिया भी जाता है, उधार लिया भी जाता है ना, दोनों चीजें चलती हैं। तो उधार जो दिया गया है उसकी प्रॉपर वसूली करना या उधार जो लिया है उसको चुकाना, ये दोनों चीजें इसमें हम उल्लेख कर सकते हैं। वित्तीय प्रपत्रों की सुरक्षा, जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए हैं वित्त संबंधी, उनकी जो है सुरक्षा रखना, ये भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। पता चला कि जब जरूरत पड़ी वो मिल ही नहीं रहे, गुम हो गए, है ना, डॉक्यूमेंट्स ही गुम हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, है ना, और इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, अब आप डॉक्यूमेंट ढूंढ रहे हैं कि मिल ही नहीं रहे, उनको दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है ना। तो उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, प्रॉपर तरीके से उनको रखा जाता है ना, उनकी देखरेख अच्छे से की जाती है ना। कभी फट ही जाते हैं, पता चला डॉक्यूमेंट आपने रखे हुए चूहे खा गए, है ना, फट गए, तो ये सारी सुरक्षाएं जो है इसमें की जाती है। अंकेक्षण ऑडिटिंग, अंकेक्षण मतलब होता है कि जो भी लेखा तैयार किया गया है, जो भी आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया है, उसकी जांच करना, है ना, उसकी सत्यता की जांच करना, उसकी वैधानिकता की जांच करना, है ना। इसमें दो तीन एस्पेक्ट होते हैं, उसमें ये देखा जाता है कि सही है, सत्यता मतलब जो इनकम हुई है वो सही वहीं से हुई है कि नहीं हुई है, जो खर्च किया गया, जो इसमें खर्च लिखा है कि भाई यहां पर खर्च किया गया तो उसमें खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, सिर्फ फर्जी बिल बना दिया गया या फाइल मेंटेन कर दी गई, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो खर्च दर्शाया गया है वो खर्च हुआ ही नहीं, वहां पर केवल जो है कागज पर है ना, वास्तविकता अलग है। तो ये जांच की जाती है कि जो इसमें ब्यौरा दिया गया है कि भाई इतना हमें यहां से मिला, तो वास्तव में उतना मिला है कि नहीं मिला, या वहीं से मिला है कि नहीं मिला, इतना खर्च किया गया इस काम में तो उस काम में उतना खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको कहते हैं लोक लेखों की सत्यता। लोक लेखों की सत्यता और लोक लेखों की वैधानिकता की जांच की जाती है। दो चीजें हो गई, लोक लेखों की सत्यता की जांच, लोक लेखों की वैधानिकता की जांच। वैधानिकता का मतलब क्या होता है, जो खर्च हुआ है वो कानून के तहत किया गया है कि नहीं किया गया है, वो विधि सम्मत है कि नहीं, खर्च करने वाले को विधिक अधिकार था कि नहीं, इसके लिए वो अधिकृत था कि नहीं, है ना, जिसने खर्च किया है वो इसके लिए अधिकृत था या नहीं, इसकी भी जांच की जाती है। जिस डिपार्टमेंट ने खर्च किया है उस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी थी कि नहीं, है ना, उस पदाधिकारी को अथॉरिटी थी कि नहीं, उस डिपार्टमेंट को अथॉरिटी थी कि नहीं, तो इसको कहते हैं वैधानिकता। और कानून का ध्यान रखा जाता है ना। आर्टिकल 114 है और राज्य स्तर पर 204 है, उसमें विनियोजन विधेयक की बात कही गई है, एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोजन विधेयक। तो विनियोजन विधेयक का इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो खर्च हुआ है वो संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विनियोजन विधेयक के अनुरूप हुआ है कि नहीं हुआ है। विनियोजन विधेयक में दर्शा दिया जाता है कि ये जो खर्च है इस कार्य में इतना होगा, इस कार्य के लिए इतना खर्च डिसाइड किया गया है, संसद ने डिसाइड किया कि भाई इस काम के लिए इतना खर्च किया जाना चाहिए, किया जाएगा, तो उसका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये है विधि सम्मत, ये है वैधानिकता, है ना। जो भी व्यय हुआ है उसमें संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विनियोजन विधेयक का पालन हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इसमें भी ये देखा जाता है। इसको हम कहते हैं लोक लेखों की वैधानिकता। फिर तीसरी चीज आती है वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन हुआ है कि नहीं हुआ है ना। मैंने बताया कि बहुत डिटेल है ये, अब इसमें तो केवल एक वर्ड लिखा है, लेकिन हमने तो ये पूरा टॉपिक पढ़ा है। अंकेक्षण का लेखा परीक्षण का पूरा टॉपिक आता था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत, है ना। तो वित्तीय औचित्य का सिद्धांत का मतलब क्या होता है, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का मतलब होता है मितव्ययता,
इसमें मितव्ययता का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है ना। वित्तीय औचित्य मतलब क्या? वित्तीय औचित्य मतलब है कि जो खर्च हुआ है वहां पर उसका औचित्य था कि नहीं, उसकी वहां पर जरूरत थी कि नहीं, है ना, कि गैर जरूरी खर्च हो गया, तो इसी को हम कहते हैं मितव्ययता, इकोनॉमी, है ना। मितव्ययता का पालन हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कम खर्च पर काम हुआ है कि नहीं हुआ है, अनावश्यक खर्च नहीं हुआ है, गैर जरूरी खर्च तो नहीं हुआ है, तो इसको कहते हैं वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन, है ना। तो एक तो लोक लेखों की सत्यता हो गई, यानी जो लोक लेखे दर्शाए गए हैं वो सही हैं। तो आया समझ में अंकेक्षण, इसको लेखा परीक्षण भी बोलते हैं। ऑडिट, लेखा परीक्षण, अंकेक्षण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ऑडिटिंग बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। और ये जो काम है सीएजी का है बेसिकली, और ये जो सब्जेक्ट है संघ सूची के अंतर्गत आता है। सीएजी करता है काम जिसमें फिजूल खर्ची है, गबन के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, है ना, इसके द्वारा उजागर किए जाते हैं, जिसका डिटेल हम पॉलिटी के अंतर्गत करते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल है इसका, यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं, जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ही कर दिया, है ना। वित्त कोषों की व्यवस्था करना, जो भी फंड है उनकी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, ताकि जो भी काम है उनको सही ढंग से किया जा सके, है ना। वित्तीय कोषों की व्यवस्था करना, जो काम किया जा रहा है उस काम को करने के लिए जो आवश्यक फंड है, आवश्यक जो धन है, उसको जो है इकट्ठा करना, उसको कहते हैं वित्तीय कोष की व्यवस्था करना। परामर्श, परामर्श का मतलब यहाँ पर है वित्तीय मामलों में परामर्श प्रदान करना। वित्तीय प्रबंधन जो है, वित्तीय जो प्रबंध होता है वो समय समय पर अलग अलग विभागों को वित्तीय मामलों में परामर्श प्रदान करता है। उसमें बताया जाता है कि भाई आपको इस तरह से खर्च करना है, इस तरह से खर्च नहीं करना है, फिजूल खर्ची नहीं करना है ना। तो ये सारी चीजें जो है वित्तीय जो प्रबंध है उसके द्वारा अलग अलग विभागों को परामर्श दिया जाता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं क्षेत्र, है ना। महत्व के बाद आगे है क्षेत्र। इसको आपके सिलेबस में क्षेत्र और महत्व दिया गया है, केवल दो ही इसमें दिए हैं, क्षेत्र और महत्व। ये देखिए लिखा कार्य क्षेत्र, इंग्लिश में है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। कार्य क्षेत्र हिंदी में कार्य क्षेत्र, और कार्य क्षेत्र तथा महत्व, और इंग्लिश में स्कोप एंड सिग्निफिकेंस लिखा हुआ है। लेकिन मैंने इसमें और भी चीजें ऐड कर दी हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए तो आपसे बन जाएगा। तो पहला है इसमें वित्तीय आवश्यकताओं के अनुमान लगाना, कई बार इसका जिक्र हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अर्थ और लक्षण, ये दो ही चीजें ज्यादातर रहती हैं, और उन्हीं के आधार पर फिर आगे चीजें पूरी चलती रहती हैं। बहुत सारी चीजें मिलती जुलती रहती हैं, है ना। तो इसका जिक्र हमने पहले भी किया हुआ है। जो वित्तीय जरूरत है उसके हिसाब से अनुमान लगाए जाते हैं, उसके हिसाब से आगे उसमें काम किया जाता है ना। सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितना धन खर्च हो जाएगा, तो कितनी हमें धन की जरूरत है, उसका सबसे पहले अनुमान वित्तीय प्रबंध द्वारा लगाया जाता है। तो ये इसका कार्य क्षेत्र है। ये हम कार्य में भी लिखते हैं और क्षेत्र में भी लिखते हैं, है ना। पूंजी प्राप्ति का सोर्स, इसके बाद फिर हम देखते हैं कि भाई हमें, हमारे पास सोर्स क्या है, जो हमारी जरूरत है, जितना हमें धन चाहिए है वो हमें कहाँ से मिलेगा, है ना। उसका सोर्स पता लगाया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे, सोर्स क्या है और प्राप्त कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि शेयर जारी करके पूंजी की प्राप्ति होगी या उधार लेकर के प्राप्ति होगी, दोनों चीजें होती हैं, है ना। उधार भी ले सकते हैं या जो है हम अपनी कंपनी के शेयर जारी करके जो है पूंजी की प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके इसमें अपनाए जाते हैं। इसके बाद कोषों का आवंटन। कोषों का आवंटन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी हमें पूंजी मिलेगी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि कितनी हमारे पास स्थायी पूंजी होनी चाहिए और कितनी पूंजी कार्यशील होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था पूंजी दो हिस्सों में बांटी जाती है,
कैपिटल यानी पूंजी दो भागों में बांट करके उसको रखा जाता है। एक को कहते हैं स्थायी और एक को कहा जाता है कार्यशील या कार्यकारी। स्थायी और कार्यशील ये दो तरह की पूंजी होती है। स्थायी मतलब ये फिक्स डिपॉजिट, इनको रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, यानी उसको जो है ऐसे खर्च नहीं करते हैं। और बाकी जो है इसको इन्वेस्ट किया जाता है, और अगर कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जो स्थायी पूंजी है उसका यूज हम आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें रेशो डिसाइड किया जाता है कि हमारे पास जो टोटल पूंजी है उसको हम कितना स्थायी में लगाएंगे, स्थायी रखेंगे, और कितना प्रतिशत हम जो है कार्यशील के रूप में रखेंगे। ठीक है, इसको हम कह देते हैं दीर्घकालिक, और इसको कहा जाता है अल्पकालिक। तो ये है कोषों का आवंटन, है ना। कोषों के आवंटन के अंतर्गत जो पूंजी हमें प्राप्त होने वाली है या हमारे पास जो पूंजी है उसको डिवाइड कर दिया जाता है ना। उसमें स्थायी और जो कार्यशील पूंजी है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। उसमें परसेंटेज डिसाइड किया जाता है कि हमें कितनी पूंजी स्थायी रखना है और कितना हमें इन्वेस्ट करना है, कितनी हमें कार्यशील के रूप में रखना है। वो जो परसेंटेज का निर्धारण है उसको हम कहते हैं कोषों का आवंटन। इसके अलावा ये भी इसमें देखा जाता है कि कितने हमें शेयर जारी करना है, कितना हमें उधार लेना है। ये भी जो है कोषों के आवंटन के अंतर्गत आता है ना। हमें जो है कितनी पूंजी शेयर जारी करके प्राप्त करना है और कितना हमें उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह का जो एलोकेशन है उसको हम कहते हैं कोषों का आवंटन। इसके बाद आता है अर्जित आय का नियोजन। जो भी आय अर्जित हुई है उसका नियोजन करना। नियोजन मतलब उसको लगाना, उसका यूज करना। जो भी हमें लाभ हुआ है या हमें इनकम हुई है उसको हम कैसे, किस रूप में, कहां पर लगाएंगे, है ना। नियोजन में सारी चीजें आती है। नियोजन को हर जगह हम उसी रूप में देखते हैं कि जो हमारे पास पैसे आए हैं उसको हम कहां पर लगाएंगे, कब लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे। ये सारी चीजें जो है नियोजन के अर्जित आय के नियोजन के अंतर्गत आती है ना। जो भी हमारे पास इनकम हुई है उसको हम कहां पर लगाएंगे, किस काम में लगाएंगे, कब लगाएंगे यानी किस समय लगाएंगे, समय कैसे लगाएंगे, किस तरह से लगाएंगे। मतलब हम डायरेक्ट जो है उसको पूरे पैसे लगा देंगे या टुकड़ों में लगाएंगे ना, अलग अलग तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है इसको कहते हैं आर्थिक आय का नियोजन। नियंत्रण, नियंत्रण मतलब जो भी खर्च किया जा रहा है उसको नियंत्रित करना, है ना। उसको कंट्रोल करके जो फिजूल खर्ची होती है उसको रोकना, है ना। नियंत्रण का मतलब होता है कि जो अपव्यय होता है, जो गैर जरूरी खर्चे होते हैं उसको रोकने के लिए नियंत्रण किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है लेखांकन, लेखा परीक्षण। लेखा परीक्षण के जरिए जो है जो फिजूल खर्ची है, जो अपव्यय होता है उसको रोका जाता है, मितव्ययता को बढ़ावा दिया जाता है। गबन, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको जो है नियंत्रित किया जाता है। तो ये सब नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, है ना। नियंत्रण के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो खर्च किया जा रहा है वो सही जगह खर्च किया जा रहा है, जरूरत के हिसाब से खर्च हो रहा है कि नहीं, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, मितव्ययता बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही, गबन तो नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। इन सभी चीजों को देखना, उन पर नियंत्रण रखना, ये है नियंत्रण। ठीक है, तो ये हो गया इस तरीके से इसके क्षेत्र। इसके बाद इसकी महत्व के बारे में आगे है महत्व। ये जो वित्तीय प्रबंध है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, वित्तीय प्रबंध जो होता है ये किसी उपक्रम या किसी उद्यम या किसी व्यवसाय या किसी प्रशासनिक संगठन या कोई प्रशासन, उसकी सफलता की कुंजी इसको माना जाता है। सफलता की कुंजी या सफलता का आधार है, क्योंकि अगर वित्त नहीं है, पहली बात तो वित्त होना चाहिए, तो दूसरी बात वित्त का सही ढंग से मैनेजमेंट होना चाहिए,
है ना। वित्त तो खैर जरूरी है ही, साथ ही साथ उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है, क्योंकि पैसे तो हमारे पास खूब हैं, लेकिन हम सही ढंग से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सही जगह उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, गैर जरूरी खर्च कर रहे हैं, तो वो तो पैसे कुछ समय में खत्म हो जाएंगे, फिर आगे इनकम कुछ नहीं है तो आप रोड पे आ जाएंगे, है ना। करोड़पति से रोडपति बन जाएंगे, है ना, अर्श से फर्श में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है वित्तीय जो प्रबंधन होता है वो किसी भी व्यवसाय, किसी भी प्रशासन, किसी भी संगठन, किसी भी उद्यम से, किसी भी उपक्रम की सफलता की कुंजी मानी जाती है। क्योंकि पैसे होने से कुछ नहीं है, पैसे तो खूब हो रहे हैं, आज पैसे हैं तो आज जो है खूब उड़ा रहे हैं आप, लेकिन उसका मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, है ना। फ्यूचर में आप जो है क्या, किस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होगा, उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं पैसे का, है ना। तो एक दिन आएगा कि आप जो है एक एक पैसे के मोहताज हो जाएंगे, तरस जाएंगे, ठीक है। तो ये है वित्तीय प्रबंधन में ये सारी चीजें देखी जाती हैं। पैसे का मैनेजमेंट सही ढंग से किया जाता है, गैर जरूरी जो खर्चे हैं उनको रोका जाता है, सही जगह इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे हमें जो है फ्यूचर में जो है उसकी इनकम उसमें होती रहे। तो इस तरीके से अगर हम सब चीजें कर रहे हैं तो हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो उद्यम है वो सही ढंग से काम करेगा, सफल होगा। इसलिए इसको कहते हैं उपक्रम की सफलता की कुंजी, इसको कहा जाता है, या आधार इसको कहा जाता है, ठीक है। साधनों का अनुकूलतम आवंटन तथा उपयोग, है ना। अगर प्रॉपर तरीके से वित्तीय प्रबंध हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो संसाधन है, जो साधन है, रिसोर्सेस है, उनका सही ढंग से उपयोग करते हैं और उनका आवंटन करते हैं। अनुकूलतम का मतलब होता है इस तरीके से उपयोग करना जिससे हास नहीं हो, साधनों का नुकसान नहीं हो, हास नहीं हो, या पर्यावरण का नुकसान नहीं हो, साधनों का नुकसान नहीं हो, या किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, इसको बोलते हैं अनुकूलतम उपयोग करना, अनुकूलतम आवंटन करना। राष्ट्रीय महत्व के लिए जो है इसका योगदान है ना। देश के विकास के लिए इसका योगदान है। वित्तीय प्रबंधन जो देश के विकास को बढ़ावा देता है, विकास दर में वृद्धि करता है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है, राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है ना। अगर हम उचित तरीके से वित्तीय प्रबंधन करते हैं तो हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास होता है, विकास दर में वृद्धि होती है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगिता, सबसे ज्यादा उपयोगिता वित्तीय जो प्रबंधन की होती है व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए रहती है ना। व्यवसायिक क्षेत्र में जो मैनेजर्स होते हैं, जैसे कोई कंपनी का मैनेजर्स है, उसको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, कदम कदम पर इसकी जरूरत पड़ती है ना। क्योंकि इसके हिसाब से अगर वो सही ढंग से नहीं चलेगा तो जो है कंपनी या कोई उद्यम जो है बहुत समय तक नहीं चल पाएगा। अंशधारियों के लिए उपयोगिता, अंशधारी मतलब शेयर होल्डर्स बोलते हैं, शेयर होल्डर्स, जो शेयर खरीदते हैं उसको बोलते हैं अंशधारी, है ना। तो उनके लिए ये उपयोगी है, क्योंकि अगर उनको जो है वित्त का नॉलेज नहीं है, उनको जो है शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है और वो उसमें कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो जो है हमेशा घाटे में रहेंगे, है ना। जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाने चाहिए उसके नहीं खरीद के दूसरी कंपनी खरीद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको घाटा होगा। तो इसलिए जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर वित्त की जानकारी है, वित्तीय प्रबंध की जानकारी है, तो वो सही ढंग से बिजनेस कर सकते हैं और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। विनियोगकर्ता, विनियोगकर्ता या निवेशकर्ता, इन्वेस्टर्स, इंग्लिश में इन्वेस्टर्स बोलते हैं और हिंदी में विनियोगकर्ता या निवेशकर्ता बोला जाता है। तो विनियोगकर्ताओं के लिए ये उपयोगी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, किन परिस्थितियों में करना है, कब करना है, ये अगर उनको पता है, इसका नॉलेज है इन्वेस्टर्स को, तो वो जो है सही ढंग से काम कर सकता है। सही जगह इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, अगर गलत जगह गलत समय में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो उसको लॉस हो जाएगा, है ना। तो वित्तीय प्रबंध का नॉलेज
एक इन्वेस्टर्स को भी होना जरूरी होता है, तो ही जो है वो इन्वेस्टमेंट सही करेगा, सही जगह करेगा, इससे उसको फायदा होगा, है ना। वित्तीय संस्थाओं के लिए उपयोगी है। कोई भी वित्तीय संस्थान है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, वित्त विभाग हो, वित्त आयोग हो, है ना, या कोई भी इस तरह का संगठन हो, उन सभी के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। यानी सभी को इसका नॉलेज होना चाहिए, और इसके आधार पर अगर वो सही ढंग से काम करेगा तो जो है उसको फायदा होगा। अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगी है। अन्य अदर जो इनके अलावा जो और व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, मतलब वो गृहस्थ हैं, तो उनको भी जो है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। घर के बजट का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जो है किस समय किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से खर्च चलाना है ना। चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो सरकारी नौकरी करने वाला हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करने वाला हो, या कोई समाज सेवी हो, सभी को जो है इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि खर्च तो सभी को करना है। पैसे सबको जरूरत पड़ते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पैसे की जरूरत नहीं पड़े। जिसको पैसे की जरूरत है और जो खर्च कर रहा है, उन सभी के लिए वित्तीय प्रबंध का नॉलेज होना जरूरी है। वित्तीय प्रबंध का नॉलेज अगर है तो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज कर सकता है, खर्च को मैनेज कर सकता है ना, फिजूल खर्ची को रोक सकता है, सही जगह खर्च कर सकता है, जिससे जो है जो भी काम कर रहा है उसमें उसको सफलता मिल सकती है, मिलेगी। तो ये इस तरीके से उपयोगिता या इसका महत्व है, इसको हम भूमिका भी कह सकते हैं, उपयोगिता भी कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशंस, सीमाएं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है सभी प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन है। मतलब जो भी डिसीजन आज हमने लिया है, इसका वित्तीय प्रभाव फ्यूचर में क्या होगा वो जानना कठिन हो जाता है। कितना खर्च होगा, है ना, बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर अलग खर्च करना होता है। कोई आकस्मिक परिस्थिति आ गई तो उसमें जो है खर्च बढ़ जाता है, तो एकदम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। कुछ के लिए तो ठीक है लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिनको अगर सही ढंग से हम लागू करते हैं तो कितना खर्च हो जाएगा इसका ठीक ठाक अनुमान पहले से लगाना कठिन होता है। तो यही है पहला पॉइंट कि सभी प्रबंधकीय निर्णयों के वित्तीय प्रभाव जानना कठिन है। यानी जो भी निर्णय हमने आज लिया है उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, उसके क्रियान्वयन में कितना खर्च आ जाएगा फ्यूचर में, इसको हम नहीं समझ पाएंगे आज प्रॉपर तरीके से। वित्तीय लेखों पर निर्भरता है। जो भी हम जो है काम करते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं, वो हम जो है लेखों के आधार पर लेते हैं। मतलब हमारे पास जो पुराने डेटा हैं, वित्तीय लेख मतलब पुराने डेटा, पिछले वर्ष कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, उसके आधार पर आगामी की प्लानिंग की जाती है ना। जो भी वित्त मंत्रालय है या अन्य मंत्रालय हैं, अदर मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो जो है जो भी प्लानिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, वो पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर, ठीक है। लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़े जो हैं कभी कभी गलत भी होते हैं। दूसरा ये होता है कि आगामी वैसा होगा हम नहीं कह सकते हैं, भाई इस साल ऐसा रहा, आगे भी जो है इसी तरह की गतिविधि होगी, इस तरह से हमें इनकम होगी, इस तरह से खर्च होगा, हम इस पे पूरी तरीके से सही नहीं है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव कभी कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। हो सकता है कभी वैसा का वैसा लगभग हो जो पिछले वर्ष रहा है, पिछले वर्ष जो आय रही है लगभग वही इस वर्ष भी हो। कभी कभी जो है एकदम अपोजिट हो जाता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जैसे कोरोना बीच में आया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो उसमें जो अनुमान लगाए थे वो धरे के धरे रह गए, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो वित्तीय जो लेखा है उन पर, उनके आधार पर हम कोई डिसीजन लेते हैं या आगामी योजना बनाते हैं, लेकिन वो लेखा जो है वैसे ही होंगे, आगामी वर्षों में ऐसे ही आय व्यय होगी, इसके बारे में हम पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकते हैं। तो यही है। दूसरा ये रहता है कि ये जो लेखे रहते हैं, पता चला जो है वो प्रॉपर तरीके से हमने
आकलित नहीं कर पाए, उसमें त्रुटियां हैं, तो वही त्रुटि जो है आगे भी रहेगी, है ना। कई लेखे ऐसे त्रुटिपूर्ण होते हैं, अंदाज से लिख दिए गए, केवल फिल कर दिया गया, उसमें कोई आकलन नहीं किया गया, कोई इसमें सोच विचार नहीं किया गया, है ना, तो वैसे ही कर दिया गया। तो आगामी जो भी लेखा तैयार होंगे वो भी त्रुटिपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि पहले के लेखा त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो ये वित्तीय लेखों पर निर्भरता है। संबंधित विषयों की कम जानकारी, वित्तीय संबंधी जानकारी एक्चुअली कम होती है। ज्यादातर लोगों में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स को लेकर रहती है, और यहाँ पर भी है। बच्चे, है ना, बच्चों को डर लगता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो पढ़ते ही नहीं, इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती है तो हम पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े देके आ जाते हैं, है ना, छोड़ ही देते हैं। और एक्चुअली प्री में क्या है, यहाँ पर प्री में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तब प्री में तो पढ़ने ही नहीं है। अब जब प्री में नहीं पढ़ेंगे तो मेंस में भी चीजें समझ में नहीं आएंगी, है ना। तो अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने प्री वाला टॉपिक, जो प्री वाले टॉपिक मेंस में भी रख दिए कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आप अब नहीं बच सकते। पहले एकदम अलग था, लेकिन अब जो है बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई हैं, है ना। तो आपको मेंस में पढ़ेंगे तो प्री में भी आपको पढ़नी पड़ेगा, है ना। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, इसकी जानकारी लोगों को कम होती है, वित्त संबंधी जानकारी कम होती है, क्योंकि तकनीकी चीजें हैं। इसलिए जो है, जो आगे की जो गतिविधियां होती हैं, वित्तीय संबंधी जो गतिविधियां होती हैं, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं। इसके बाद वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता का अभाव मतलब ये होता है कि निष्पक्षता, है ना, कहीं ना कहीं जो है इनमें निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती है, कहीं ना कहीं पक्षपात पाया जाता है। जैसे कोई भी आवंटन है, वित्त का आवंटन जो होता है उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। किसी काम में जो है बहुत ज्यादा खर्च पैसे आवंटित कर दिए जाते हैं, किसी काम में बहुत कम किए जाते हैं। ये वित्त मंत्रालय पर आरोप अन्य मंत्रालय लगाते हैं। अन्य मंत्रालयों द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं बजट के माध्यम से, कि हम जो अनुमान लगाते हैं, जो हम वित्त मंत्रालय के पास भेजते हैं, उसमें वित्त मंत्रालय कटौती करता ही है। तो क्या करते हैं, ये इतना बढ़ा चढ़ा करके भेज देते हैं कि अगर कटौती करेंगे तो उतना तो मिल ही जाएगा। ये होता है। बजट अनुमान तैयार करके प्रशासनिक मंत्रालय वित्त मंत्रालय के पास भेजते हैं, और फिर वित्त मंत्रालय उस आधार पर बजट तैयार करता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि बजट की प्रोसीजर में जो है ये चीज आती है कि बजट प्रस्तुतिकरण के 6 से 7 महीने पहले ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जब वित्त मंत्रालय सभी मंत्रालयों को बजट अनुमान तैयार करने के लिए एक प्रपत्र भेजता है, एक फॉर्म भेजता है। उस फॉर्म में सारे मेंशन रहते हैं, उनको भरना पड़ता है। तो जितने भी मंत्रालय हैं वो सब अपने डिपार्टमेंट संबंधित आय व्यय के ब्यौरे उसमें भर करके और वित्त मंत्रालय के पास भेज देते हैं। तो वो जो मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय होते हैं, वो अपने जो अनुमान है, आय व्यय के जो ब्यौरे हैं, वो काफी बढ़ा करके भेजते हैं। मतलब आय के, व्यय के नहीं, आय के, है ना। व्यय के तो कम बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो फिर जवाब देना पड़ता है। तो आय का जो अनुमान है वो थोड़ा सा बढ़ा के भेज देते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हमने उतना ही भेजा, कटौती हो जाएगी तो फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इतना वो बढ़ा देते हैं कि अगर काटेगा, कटौती करेगा वित्त मंत्रालय, तो उतना तो हो ही जाएगा जितना हमें चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है वो भेजा जाता है। फिर वित्त मंत्रालय उनको अध्ययन करता है, उनको कोऑर्डिनेट करता है, फिर विशेषज्ञों की राय लेता है, फिर मंत्रालयों से भी पूछा जाता है, फिर सबको मिला करके और एक प्रपत्र तैयार कर देता है, जिसको हम कहते हैं बजट। दिसंबर के एंड तक जो ये तैयार हो जाता है। फिर बहुत सारी औपचारिकताएं होती हैं, और फिर जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में, 1 फरवरी के आसपास उसको संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस ऐसे होती है। बहुत सारी चीज उसमें है, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, है ना। तो वस्तुनिष्ठता का अभाव मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो बजट आवंटन होता है उसमें कहीं न कहीं निष्पक्षता नहीं पाई जाती है। जिस काम में ज्यादा पैसे चाहिए वहां पर कम दिए जाते हैं, जिस काम में कम चाहिए उसमें ज्यादा दिए जाते हैं। ये विकासशील विषय, ये जो विषय है विकासशील है, यानी अभी जो है इसका विकास हो रहा है। कौन सा विषय?
वित्तीय प्रबंधन जो विषय है ये विकासशील है। इसमें बहुत सारी चीजें, अभी नई नई चीजें आ रही हैं, चल रहा है, मतलब अभी पूरी तरीके से ये चीज विकसित नहीं हो पाई है। इसमें बहुत सारी नई नई टेक्निक आ रही हैं, नई नई तकनीकें इसमें ऐड हो रही हैं, जिसको कहते हैं विकासशील विषय। और व्ययशील है, व्ययशील मतलब खर्च, अब तो उसका नाम ही वित्तीय प्रबंधन खर्च का विषय है। इसमें जो चीजें, जो भी बात होती है खर्च की बात होती है ना। अब वो फिजूल खर्ची हो या खर्ची हो, जैसा भी हो, लेकिन बात खर्च की होती है, इसलिए उसको बोलते हैं व्ययशील। व्ययशील मतलब खर्च, है ना। ठीक, तो इस तरीके से पूरा हो जाता है टॉपिक आप लोगों का। और इसके बाद आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक। वित्तीय प्रबंधन का अगर कंक्लूजन हम लिखते हैं तो हमें जो है 2-3 बातें कंक्लूजन में बतानी होती है ना। वित्तीय प्रबंधन के निष्कर्ष की बात अगर करें तो उसमें हमें 2-3 चीजें लिखना होती हैं। एक चीज तो आपको ये बताना है कि जो भी वित्तीय प्रबंधन किया जाए उसमें फिजूल खर्ची को रोकना, फिजूल खर्ची को रोक करके मितव्ययता को बढ़ावा दें, गबन भ्रष्टाचार को रोक करके, और जो लोकहित है, नैतिकता है, उसका ध्यान रखना, है ना। शासन में या व्यवसाय में जो गबन के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन पर नियंत्रण रख करके जो है लोकहित को और नैतिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस तरीके से वित्तीय प्रबंधन हो, है ना। वित्तीय प्रबंधन इस तरीके से होना चाहिए। ये प्रभावशाली जो वित्तीय प्रबंधन है उसमें जो फिजूल खर्ची है उसको रोक करके मितव्ययता को बढ़ावा देना चाहिए या दिया जाए, और साथ ही जो गबन के मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले हैं, उन पर नियंत्रण रख करके शासन, प्रशासन तथा व्यवसाय में जनता के हित और नैतिकता का ध्यान, नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो ये 2-3 बातें आपको कंक्लूजन में बतानी है। एक तो मितव्ययता का उल्लेख करना है, फिजूल खर्ची को हटा करके मितव्ययता की बात करना है। गबन भ्रष्टाचार के जो मामले दिन प्रतिदिन आते रहते हैं उनका भी आपको उल्लेख करना है, उनको नियंत्रित करना है, और जो है नैतिकता या नैतिक मूल्यों का जो है ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो ये एक टॉपिक, नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट मैंने किया है। लोक कार्य क्षेत्र में तनाव प्रबंधन तथा विवाद प्रबंधन, विभिन्न तकनीकें तथा महत्व, ये 2 चीजें इसमें दी गई। 2 तरह की प्रबंधन है और दोनों की तकनीकें और महत्व के बारे में यहाँ पर पढ़ना। तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, और हिंदी में तनाव प्रबंधन तथा विवाद प्रबंधन दिया हुआ है। स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टेक्निक्स एंड सिग्निफिकेंस। लोक कार्य क्षेत्र में तनाव तथा विवाद प्रबंधन, इनकी तकनीकें और उनके कार्य क्षेत्र, उनका महत्व। ठीक, तो ये है टॉपिक, और इसके अंतर्गत क्या क्या हमें पढ़ना है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। प्रस्तावना, अर्थ, लक्षण लगभग कॉमन ही रहते हैं, उद्देश्य, इसके दृष्टिकोण पढ़ेंगे, इसकी तकनीकें जो आपके सिलेबस में दी गई हैं, महत्व सिलेबस में दिया गया है, इसके बाद चुनौतियां और इसके निष्कर्ष। सिलेबस में 2 ही चीज दी गई हैं, लेकिन मैंने कुछ और चीजें भी इसमें ऐड की हुई। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये एक्चुअली सेकेंड ईयर जो है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी जो सेकेंड ईयर है उसमें प्रोजेक्ट में है। ये इसका प्रोजेक्ट वहां पर तैयार करवाया जाता है। मैंने प्रोजेक्ट वहां पर तैयार करवाया था बच्चों से। आज उन्हीं का वाइवा है, वाइवा लेने जाना है, तो आज मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। थोड़ा तीनों क्लास पढ़ा के जल्दी निकलना, 12 बजे से तो स्टार्ट ही हो जाएगा। सेकेंड ईयर वालों का आज वाइवा है, फाइनल वालों का वाइवा कंप्लीट हो चुका है। अभी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर पूरा, उसका वाइवा लेना है,
वो रहेगा 15-16। और आज सेकेंड ईयर वालों को बाय बाय, एक सेकेंड ईयर वालों को बाय बाय भी और लेना है ना, तो ये बीच में काम आ जाते हैं। मतलब इस समय तो इतनी ज़्यादा व्यस्तता है, अभी कॉपी चेकिंग का काम चल रहा है, कॉपी चेकिंग कभी करना पड़ता है बीच बीच थोड़ा, तो अभी जो है 1 महीने तक व्यस्तता ज़्यादा है। एकदम से काम आते हैं और फिर जो है, हालांकि फ्री तो मैं रहता नहीं, अभी तो लगातार ही काम रहेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करने का, ये कंटेंट तैयार करने का काम बहुत है। मतलब 2-3 महीने तो इसमें पूरा लग जाएगा। तो 3 महीने का काम अभी मेरे लिए है, सारा पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सोशोलॉजी है, उद्यमिता है, इनका जो है तैयार करना। इनके क्या है, अब जब बुक आएगी तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी रहेगा। जैसे अभी पुरानी जो बुक थी उसमें पीछे क्वेश्चन आंसर दिए थे, तो उनमें क्वेश्चन आंसर देना पड़ेंगे। थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए करना पड़ता है ना बच्चों का अट्रैक्शन बढ़ेगी, और सबने क्वेश्चन आंसर दिए हैं, है ना, तो उसमें बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। उस समय जो मैंने दिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, 3 नंबर के थे, 5 नंबर के थे, 11 नंबर के थे, तो उनको बच्चों को अट्रैक्शन लगा कि सर ने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए, और वो सब क्वेश्चन बना के दिए थे। पहले तो कोई था ही नहीं, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं कि पेपर आए हैं तो उस हिसाब से मैंने उठा के रख दिए, तो खुद ही जो है सोच करके और क्वेश्चन बनाए और उनके आंसर लिखे। तो वैसे अभी करना पड़ेगा, अभी भी वही है, कभी भी पहली बार एग्जाम होने वाला है, तो कई जैसे क्वेश्चन उठा के वहीं से आ गए। कई बार ऐसा हुआ कि सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ गया, ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, लगातार ही आए। हाँ, तो ये है तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तनाव प्रबंधन जो है, तनाव जो है, पहले तो तनाव की बात हम कर रहे हैं, है ना। तो तनाव जो है, ऐसा कहा जाता है कि तनाव जो है जीवन का अभिन्न हिस्सा है ना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में तनाव रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं तनाव हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है। तो इसके बिना जीवन व्यर्थ है, और इसके बिना जो है व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है ना। अगर आरामदायक जिंदगी जीवन भर रहे तो व्यक्ति कुछ प्रयास ही नहीं करे, कहते हैं ना, नो पेन नो गेन, है ना। तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से जो है इसका आंसर स्टार्ट कर सकते हैं, नो पेन नो गेन से, कि बिना जो है तनाव के या बिना स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप जो है हमेशा हमेशा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यानी आगे बढ़ने के लिए तनाव जीवन में जरूरी है, जरूरत है उसको मैनेज करने की, उसको नियंत्रित करने की, उसको प्रबंधित करने की। तनाव तो जरूरी है, लेकिन हम उसको किस तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, प्रबंधित कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो वही चीज तनाव प्रबंधन के अंतर्गत देखी जाती है ना। तनाव एक्चुअली होता क्या है, तनाव जो है हमारी इच्छा और परिस्थिति, हमारी आकांक्षा, हमारी महत्वाकांक्षा, है ना। आकांक्षा महत्वाकांक्षा में अंतर होता है। आकांक्षा मतलब ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है। महत्वाकांक्षा मतलब मिलना ही है, हर कीमत पर मुझे वो चाहिए, ये महत्वाकांक्षा। आकांक्षा मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है ना, मिल जाए तो अच्छी बात है, मतलब आकांक्षा, वो चीज मुझे हर कीमत पर चाहिए ही, साम दाम दंड भेद, तो वो महत्वाकांक्षा हो गई। तो हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं और परिस्थितियां हैं, इनके बीच अगर संतुलन नहीं रहता है, इनके बीच जो असंतुलन की स्थिति है उसको कहते हैं तनाव, है ना। हमारी आकांक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं और परिस्थितियों के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न परिस्थिति जो है उसको तनाव कहते हैं। या ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी इच्छाएं और परिस्थितियों के बीच जब असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो उससे जो है तनाव पैदा होता है, या जो स्थिति निर्मित होती है उसको हम तनाव कहते हैं। कैसे होता है, हमने जो चीज चाही और वो नहीं हुई, है ना, हमें जो है वो चीज नहीं मिली या हमारे अनुकूल कोई चीज नहीं हुई तो हमें तनाव होता है। अगर हमारे अनुकूल सब चीज चलती रहे तो हमें तनाव नहीं हो, तो उसको कहते हैं असंतुलन। हमारी इच्छा या हमारी आकांक्षाएं
और परिस्थितियों के बीच जब असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है तब जो है तनाव पैदा होता है, उसी को हम तनाव कहते हैं, है ना। और उसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं लेकिन उसमें असफल हो जाते हैं तो तनाव पैदा हो जाता है। तो कुल मिला के असंतुलन है, हमारी इच्छा और परिस्थितियों का असंतुलन वो तनाव को पैदा करता है। और ऐसे तनाव को प्रॉपर तरीके से प्रबंधित करके, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके, नियंत्रित करके हम जो है अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये आपको ऐसे स्टार्टिंग तनाव प्रबंधन की बताना है ना। सब चीजें देखो व्यवहारिक है, तनाव प्रबंधन नया टॉपिक है आपको, लेकिन आप अगर इस तरीके से चीजों को समझेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे तो कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल चीजें हैं ना। लेकिन सोचना है, नहीं तो आपको लगेगा तनाव प्रबंधन है, पता नहीं क्या लिखे इसमें, कैसा टॉपिक है ना। सब चीजें व्यवहारिक है। जो भी सिलेबस आपके नया जो आया है वो सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिकली है, सैद्धांतिक बहुत कम है। जो सैद्धांतिक था उसको हटाया गया है, व्यवहारिक चीजें जोड़ी गई हैं। तो हमें जो है उसको प्रैक्टिकली देखना है कि इसका प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस क्या है। तो तनाव प्रबंधन का वही है कि हमारे जीवन में जो तनाव है उसको नियंत्रित करना। तनाव क्यों है, उसके कारक क्या हैं, उनकी पहचान की जाती है प्रबंधन के अंतर्गत। फिर उनका एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि भाई वो कारक है क्या एक्चुअल में, और उससे क्या जीवन में हमें फर्क पड़ रहा है, फिर उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। ये सब एनालिसिस के अंतर्गत आती हैं। हम उस कारक को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, फिर उसके लिए समाधान की बात सोची जाती है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है ना, फिर उसकी समीक्षा की जाती है। तो ये सारी जो गतिविधियां होती हैं उसको हम तनाव प्रबंधन के अंतर्गत मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक संक्षेप में अर्थ बताया है, अनेक कारणों से व्यक्ति को होने वाली जो तनाव है, अवसाद, कुंठा को विविध कारकों से नियंत्रित करके कम करना तनाव प्रबंधन कहलाता है। बहुत कॉमन जनरल ये मीनिंग है। इसको अगर आप स्पेसिफिक तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से और हम लिख सकते हैं, 2 अर्थ और है, 3 अर्थ हैं, है ना। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लग रहा है ना, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको देख सकते हैं। फिर मैंने लिखा है विविध तनाव कारकों का विश्लेषण करके उनके प्रभावों को कम करने तथा उनसे निपटने के लिए लक्षित तकनीकों तथा कार्यक्रमों को तनाव प्रबंधन कहा जाता है। जो भी कारक हैं उनका एनालिसिस किया जाता है, उनके जो प्रभाव हैं उनको कम करने, उनसे निपटने के लिए जो तकनीक है, कार्यक्रम है, जो तकनीक अपनाई जाती है, जो कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, उनको हम तनाव प्रबंधन कहते हैं। फिर एक और अर्थ मैंने बताया है दूसरे शब्दों में, तनाव प्रबंधन तकनीक तथा मनोचिकित्सा का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के तनाव स्तर को नियंत्रित किया जाता है। तो लगभग चीजें सेम है, थोड़ा सा वर्ड का अंतर है, वर्डिंग का अंतर है, भाव लगभग वही है, भाव में कोई अंतर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक।